अगर ये प्रोटेस्ट पे नहीं होते तो अभी हम नेशनल कैंप्स में होते और एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे होते। प्रोटेस्ट नहीं होता तो अभी हम बाहर ट्रेनिंग करने के लिए गए होते कहीं ना कहीं। क्रूशियल ईयर है भाई, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके रिकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करके मतलब अपने पीक की साइड जा रहे होते। ये तो कभी नहीं सोचा था लाइफ में ये भी करना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट लगा कि यहाँ बैठना, आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं है यहाँ पे, यहीं सोना यहीं खाना, बहुत मच्छर हैं। जब बैठे थे तब भी दूसरों के लिए बैठे थे, अभी लड़ रहे हैं तो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा तो पर्सनली लॉस इतना हो रहा है कि कोई जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सिर्फ परफॉर्मेंस पे चल रहे थे, बिल्कुल उस परफॉर्मेंस से पीछे हटना और इस जगह पे बैठना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सा पूरा देश उम्मीद लगा रहा कि भाई एक और ओलंपिक मेडल अगर हम दे सकते हैं तो, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे थे। और जूनियर खिलाड़ी जो हमारे और खिलाड़ी उनको हम इसलिए नहीं बुलाना चाहते कि भाई आप तैयारी करो, हम लड़ेंगे आप लोगों की लड़ाई। बहुत स्टेट से देखे मैंने, केरला से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, राजस्थान से, हमारा सपोर्ट करने कि हम स्ट्रॉन्ग रहें, हम यहाँ डटे रहें। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है अगर हमारा आउटकम अच्छा नहीं निकलता है तो। किसी भी मेडल से इम्पोर्टेंट है कि ये लड़ाई जीतना। हमारी पूरी मतलब लाइफ खत्म के कगार पे चल रही है, हमें ये नहीं पता इसका क्या होना है। जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी, जैसे एक साहब ने हमसे कहा हम डॉक्टर अंबेडकर से बहुत नाराज हैं। हमने कहा क्यों, तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारी वाइफ के साथ? अरे नहीं यार, सामने ने जो है आरक्षण लेकर आया। मैंने कहा यार पढ़ लो कम से कम, आस्क मी अ क्वेश्चन। आई सेड यार मैं तैयार नहीं हूं। इस देश में 90% आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुनकर नॉलेजेबल हो गया है। तो जहां भी आपको डाउट है तो आप किताब पता करो कि यार ये कहां लिखा हुआ, और वो किताब स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से होनी चाहिए। वो किताब जो है मजनू पब्लिकेशन से नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप पता करो कि भाई हिंदुस्तान में जो अगर आप सच बोलना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा यही मुश्किल है। वहाँ पे कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंडियन डायस्पोरा, जो हिंदुस्तानी लोग वहाँ रहते हैं, उसमें से बहुत से लोगों से बातचीत की। उनका कहना ये है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों का कि अगर सच बोलेंगे तो रिस्क है, डर है उनको, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर हम सच इस तरह की कोई बात कहेंगे तो हमारे परिवार वालों को हिंदुस्तान में तंग किया जाएगा, और कभी हम अगर हिंदुस्तान जाएंगे तो हमें भी तंग किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। ये उनके मन में शंका है। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया, देश में हंगामा हुआ, गोदी मीडिया, नोएडा चैनल सब चुप हो गए, लेकिन सोशल मीडिया ने आग लगा दी। प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद और सैन्यवाद
ये दोनों जो तड़के लगाते थे वो डिफ्यूज होते हुए नजर आए। मैंने आज रात को 9 बजे एक शो में ये कहा था कि जब उन्होंने कहा कि सरकार हिल गई, मैंने बोला देश हिल गया। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद सरकार नहीं हिली है। जैसा पुलवामा में सवाल उठते हैं, पाकिस्तानियों ने किया तो क्या ये करने दिया गया? तो क्या आतिक की हत्या करने दी गई? पुलिस वालों ने जो स्टेन गन लेके खड़े होते उन्होंने क्या फायरिंग किया? देश के गृह राज्य मंत्री आरोपी हैं, मैं ये बात जानता था, लेकिन मुकदमा तो लड़ना ही है, न्याय तो मांगना ही है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अभी से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी याचिका एडमिट करके और इन लोगों को जो है साक्ष्य देखते हुए इन्हें सबूत के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। प्रभात गुप्ता की हत्या किसी ने तो की है। चश्मदीद गवाह विनोद गुप्ता को अजय मिश्रा टेनी ने धमकाया, इसलिए गवाही बदल रहे हैं। जगदीश यादव दूसरे चश्मदीद गवाह का अपहरण किया गया, उसने गवाही दी कोर्ट में, सब मेरा अपहरण किया गया। संजीव गुप्ता गवाह थे। पेज नंबर इतने पे ये जगदीश यादव का बयान है जिन्होंने कहा टेनी ने गोली मारी, संजीव गुप्ता ने पेज नंबर इतने पे कहा गोली मारी, सारे साक्ष्य हैं। श्री कृष्ण मुंशी हेड कांस्टेबल ने कहा कि जो है टेनी के खिलाफ हमने मुकदमा लिखा 3:30 बजे दिन दाड़े हत्या हुई है। टीवी सिंह ने कहा कि खून बह रहा है। मतलब ये दो बार सिर्फ मंत्री हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनंत भाई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे। हम निराश हुए हैं। 23 साल बहुत लंबा दौर हो जाता है, 23 साल बहुत लंबा दौर हो गया। अब तो एक ऐसा दौर है कि न नागरिकों से कोई चर्चा होती है, न नागरिक संगठनों से कोई चर्चा होती है, बिल्स कंसल्टेटिव कमिटीज के पास नहीं भेजे जाते हैं। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको इतना हल्का कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, उसको बेच दिया गया है। कांग्रेसी आज की तारीख में वो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो। आज की तारीख में कांग्रेसी उसको कहा जाता है जो भाजपा के विपक्ष में कुछ बोल रहा है। भाजपा से विरुद्ध आपने बोलना शुरू किया, तब पहला शब्द आएगा, पहले तो गाली देंगे। गाली से अगर आप नहीं माने तो आपको कांग्रेसी कहने लगेंगे। कांग्रेसी से भी नहीं माने तो कहेंगे अर्बन नक्सली है, और उससे भी नहीं माने तो आतंकवादी ही घोषित कर देंगे। तो आज की तारीख में आतंकवादी वो नहीं है जो आतंकवाद कर रहा है। आज की तारीख में अर्बन नक्सली वो नहीं है जो अर्बन नक्सल कर रहा है। आज की तारीख में कांग्रेसी भी वो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर के कांग्रेस के विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। आज की तारीख में कांग्रेसी और ये सब दूसरे शब्द जो हमने बताए वो है जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहा हो, स्वस्थ आलोचना भी कर रहा होगा, तर्कपूर्ण ढंग से आलोचना भी कर रहा होगा, प्रमाण दिखा करके कर रहा होगा। हम प्रमाण है इसके। कंसल्टेंट्स तय करते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं तय करता। माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई आईएएस आपकी नीति बना रहा है आपके लिए, आपके देश के लिए, तो गलत सोच रहे हैं। उस आईएएस पर भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है। ठेकेदार, लॉबीज, कंसल्टेंट्स, ये इस देश की नीति तय कर रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा इस देश द्वारा। भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया ये? अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा। 80 करोड़ लोगों को जो आप अनाज बांट रहे हो अलग अलग योजनाओं के तहत, मिड डे मील में भी यही राइस इस्तेमाल होता है जहां जहां इस्तेमाल होता है। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, नीदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि
फोर्टिफाइड राइस चलेगा तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का ये बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल जीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा? आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ये बड़ा रोचक तथ्य है। ये उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने गद्दी संभाली तब इस देश के बैंकों के ऊपर जो बोझ था वह तकरीबन 2,40,000 करोड़ का था। 2019 में जब दोबारा चुनाव जीते तो वह 2,40,000 करोड़ रुपए बढ़ते 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 8 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया। कोई भी मुद्दा कुछ दिनों तक ही चलता है, बराबर के लिए वैलिड नहीं होता है, और इसलिए 2019 में उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 2024 में भी इन दोनों मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सारी दुनिया देख रही है कि अडानी के मामले में क्या हुआ, और सारी दुनिया ने देखा कि पूरा मुद्दा उठा, जोरदार ढंग से विपक्ष के द्वारा उठाया गया दोनों सदनों में, और इतनी देर तक प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। क्या ये अननोटिस चला गया? लोगों ने इसका नोटिस नहीं लिया? बिल्कुल लिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उनकी छवि का सवाल है, जहाँ तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक मुद्दों का सवाल है, इसका शेल्फ लाइफ खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में वो जो गुजरात दंगों की एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, अगर आपको याद हो, जो इंडिया में बैन कर दी है भारत सरकार ने, वो पार्लियामेंट में दिखाई जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में कैनबरा उनकी जो कैपिटल है, उस पार्लियामेंट में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। यहाँ पे वो बैन थी, और ये स्क्रीन वहाँ के कुछ सांसद और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के प्रयासों से उनकी पार्लियामेंट में ये दिखाई गई, जिसमें प्रमुख हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रीन के जो सेनेटर हैं जॉर्डन स्टील जॉन, डेविड शूब्रिज, अपनी आकाशी भट्ट, जो संजीव भट्ट साहब जो इस समय जेल में हैं गुजरात में, आईपीएस अफसर, उनकी लड़की, और डॉक्टर कल्पना विल्सन जो साउथ एशियन सॉलिडेरिटी ग्रुप की सदस्य हैं। इस स्क्रीनिंग के जब ये सब दिखा दी गया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, तो उसके बाद एक पैनल डिस्कशन भी हुआ, और उस पैनल डिस्कशन की सारी बातें वो सारे पेपर में आ रहा है। आप कोई भी पेपर देख लीजिए, जो भी पेपर आप, वायर देख लीजिए, टेलीग्राफ देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, हिंदू देख लीजिए, कहीं पे भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा। उसमें कहा गया कि टेलिंग द ट्रूथ इज द बिगेस्ट क्राइम इन इंडिया। उस डेलिब्रेशन में ये निकला।